नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो मानव शरीर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला कौन सा अंग है? तो ये अंग रहता है यकृत। ठीक है, तो याद रखिए यकृत जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा रखता है। यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर उसका संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो लीवर के द्वारा शर्करा को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ग्लाइकोजन में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। रक्त में शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस शर्करा में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। जो बच जाती है शर्करा, मेजर पार्ट को तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो बाकी बच जाती है उसको रक्त के अंदर मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, तो दोनों याद रखिए। एक तो है ग्लाइकोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, यकृत क्या करता है, जो भी शर्करा है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और ग्लाइकोजिनोलिसिस में क्या करता है, लीवर के द्वारा जो एक्स्ट्रा बची हुई शर्करा है इसको रुधिर के अंदर मिला दिया जाता है। मानव शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग कौन सा है? ठीक है, उपापचयी अंग बताना है कौन सा है। तो इनमें से यकृत जो है प्रमुख उपापचयी अंग है। यकृत के कार्य क्या क्या होते हैं? पित्त रस यकृत कोशिकाओं के द्वारा इकट्ठा करके यकृत वाहिकाओं में डाल दिया जाता है, जहां से आंत में पहुंच जाता है। यकृत हिपेरिन का स्रावण करता है। यकृत के द्वारा किसका स्रावण किया जाता है? हिपेरिन का। यह पित्तरस के माध्यम से वसा की रासायनिक संरचना को परिवर्तित करता है। किसके माध्यम से करता है? पित्तरस के माध्यम से, जिसको अपन बाइल कहते हैं। पित्तरस के द्वारा भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को यह नष्ट भी करता है। ठीक है, तो यकृत के अंदर जो पित्तरस होता है उसके द्वारा भोजन में मान लो कोई जीवाणु है उसको नष्ट किया जाता है। पित्तवर्णक और यूरिया का निर्माण भी करता है ये। यूरिया के निर्माण की प्रक्रिया में यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो लीवर का एक काम और है, अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करता है? यूरिया के अंदर। विटामिन ए का संश्लेषण और विटामिन ए, सी और डी इसका संचय करता है ये। ठीक है, विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो लीवर के अंदर होता है। इसके अलावा विटामिन ए, सी और डी इसका संचय भी करने का कार्य करता है यकृत। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में लीवर का एक महत्वपूर्ण सुराग रहता है। ठीक है, तो लीवर के अंदर रहता है जहर, जिससे पता लग जाता है कि इसकी मृत्यु जहर से हुई है। रक्त के ताप को यह नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये प्रमुख उपापचयी अंग है हमारे शरीर का। टायलिन की बात करें तो टायलिन आमाशय की उपस्थिति में कार्य नहीं करता है, क्योंकि यह हो जाता है। तो आमाशय की उपस्थिति के अंदर टायलिन क्यों कार्य नहीं करता है? क्योंकि यह निष्क्रिय हो जाता है। आमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल, इसके कारण ये निष्क्रिय हो जाता है, इस वजह से ये कार्य नहीं कर पाता। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल का सर्वाधिक अवशोषण है। तो जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत के अंदर। किसमें होता है जल का सर्वाधिक अवशोषण? छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है नीचे दिए गए में से? तो ये इंसुलिन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी के तीनों पेप्सिन, रेनिन और एमिलप्सिन ये तीनों क्या है? पाचक एंजाइम है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इसका कार्य रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, जिससे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है, इसकी इंसुलिन की खोज पूछ सकता है किसने की थी? बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। कौन सी कोशिकाओं से निकलता है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है।
जिससे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा क्या है बढ़ जाती है मधुमेह रोग के अंदर, और ये मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। जब पाचन क्रिया होती है तो प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो ये अमीनो अम्ल के रूप में बदल जाते हैं। प्रोटीन सर्वप्रथम आमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन के द्वारा पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर टूटता है। ठीक है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को अपन को पचाना है तो ये पेप्सिन के द्वारा टूटता है पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। फिर छोटी आंत के अंदर जाता है, अग्नाशयी रस के पाचक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, इसके द्वारा छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में ये टूट जाता है। तो पहले तो आमाशय में टूटेगा ये पेप्सिन के द्वारा, किसमें, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। उसके बाद में जाएगा ये अग्नाशयी आंत के अंदर, तो आंत के अंदर अग्नाशयी रस के जो पाचक एंजाइम है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, इसके द्वारा छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में टूटता है। कार्बोक्सीपेक्टिडेज नामक एंजाइम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में कार्बोक्सिल बंध का जल अपघटन करके उन्हें अमीनो अम्ल के अंदर तोड़ता है। तो इस तरीके से ये है किस पदार्थ में बदलता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है प्रोटीन। आमाशय ग्रंथियों में की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, तो ये कौन सी कोशिकाएं हैं, तो ये मुख्य कोशिकाएं रहती है पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं आमाशय के अंदर रहती है। ठीक है, और कौन सा इसमें एंजाइम होता है, पेप्सिन। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जिसे मुख्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। मुख्य कोशिकाएं पेट की ग्रंथियों के नज़दीक प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती है। तो ये मुख्य कोशिकाएं जो है पेट की ग्रंथियों के नज़दीक रहती है। पूर्ण पाचक एंजाइम का श्रावण किसके द्वारा होता है, पूर्ण पाचक एंजाइम इसका श्रावण अग्नाशय के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से मनुष्य का उत्सर्जी अंग बताना है, कौन सा है जो उत्सर्जन करता है। तो फेफड़े, वृक्क, त्वचा, ये सारे तीनों जो है ये उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो ये तीनों हो जाएंगे आंसर। वृक्क का कार्य क्या रहता है, उत्सर्जी अंग वृक्क, जैसे किडनी बोलते हैं इंग्लिश में, ये क्या करता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जल की अतिरिक्त मात्रा और टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। किस किस को निकालता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हो गए, जल की अतिरिक्त मात्रा हो गई और टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। त्वचा क्या करती है, जल, खनिज लवण, स्वेद एवं कुछ मात्रा में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। फेफड़े क्या करते हैं, CO2 एवं जल को जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। इंटेस्टाइन या आंत्र क्या करती है, अनपचे एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। उत्सर्जन क्या है, एक कौन सी प्रक्रिया है उत्सर्जन, तो याद रखिए उत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या रहता है, तो पसीना जल शरीर के ताप को नियंत्रित रखने के अंदर काम आता है। तो पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य है, शरीर का ताप नियंत्रित हो जाता है इससे। थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, पसीना क्या करता है, शरीर के तापक्रम को मेंटेन रखता है। ठीक है, पसीने का कार्य क्या है, शरीर के तापमान को मेंटेन रखना। नेक्स्ट है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है। वृक्क मतलब किडनी, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वृक्क नलिका। ठीक है, तो प्रत्येक वृक्क का प्रमुख उत्तक अर्थात पैरेन्काइमा लगभग 10 लाख लंबी, महीन और अत्यधिक कुंडलित नलिकाओं का एक जटिल और ठोस पिंड होता है जिन्हें वृक्क नलिकाएं या वृक्काणु कहते हैं। यह वृक्कों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो वृक्क नलिका क्या होती है, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है, गुर्दे का कौन सा कार्य नहीं है दिए गए ऑप्शन में से, तो दूसरा कार्य नहीं है ये प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक्स का स्राव, ये गुर्दे का कार्य नहीं है, बाकी के सारे कार्य करता है गुर्दा। रक्तचाप का नियमन करता है, मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है, शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन भी करता है। गुर्दे या किडनी, इसका कार्य क्या है, रक्तचाप का नियंत्रण करना, मूत्र को बाहर निकालना, शरीर के तरलों यानी लिक्विड्स के अम्ल क्षार का नियमन करना।
मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो कैडमियम, कैडमियम के प्रदूषण के कारण मानव में किडनी के रोग हो जाते हैं, और ये रोग, इसको कहते हैं इटाई इटाई रोग। तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण कौन सा रोग हो जाता है? इटाई इटाई। गुर्दे या किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? ठीक है, तो ये है इसका नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। इसका मुख्य कार्य पहले रक्त का फिल्ट्रेशन करना, फिर आवश्यक तत्वों को पुनः अवशोषण करना, शेष दूषित तत्वों को मूत्र के रूप में उत्सर्जित करके शरीर के अंदर पानी और विद्युत अपघट्य की सांद्रता का नियंत्रण करता है नेफ्रॉन। अगला है, दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी क्या है? दैनिक लय जो है उसके नियमन के लिए उत्तरदायी है, तो ये उत्तरदायी है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद में आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है निम्न में से? आयोडीन जिसके अंदर है तो थायरोक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, क्या है एक ये? तो ये एक शर्करा है या अमीनो अम्ल है, एस्टर है या पेप्टाइड है? तो ध्यान रखिए, थायरोक्सिन जो है ये रहता है एक अमीनो अम्ल। निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? बहिस्राव बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में निम्न में से कौन सा व्यवहार नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि नहीं करती है। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, तथा इस ग्रंथि के हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। तो ये एक मास्टर ग्रंथि कहलाती है, और इस ग्रंथि का जो हार्मोन है वो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको। जबकि अग्नाशय हुआ, वृषण हुआ, अंडाशय, मिश्रित ग्रंथियां हैं, दोनों की तरह ही व्यवहार करती है। तो पीयूष ग्रंथि कौन सी है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? ऑक्सीटोसिन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये करती है पीयूष ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन संबंधित कार्य स्तनपान, प्रसव काल में गर्भाशय, गिरवा और योनि फैलाव, मातृत्व गुणों का विकास इत्यादि तो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। और इनको नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहेंगे। कपाल की स्फेनाइड हड्डी के जो सेला टर्सिका में स्थित रहती है, ये कहाँ पर, इसकी लोकेशन भी याद रख लीजिए। स्फेनाइड हड्डी के सेला टर्सिका में है ये। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है एसटीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, एलटीएच और एमएसएच। पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती है? तो ये मेलेटोनिन, ये हार्मोन ये स्रावित नहीं करती है। बाकी वृद्धि हार्मोन के लिए भी पीयूष ग्रंथि जिम्मेदार है, लंबाई बढ़ाने का जो हार्मोन है वो। वैसोप्रेसिन के लिए भी यही जिम्मेदार है, और प्रोलैक्टिन के लिए भी पीयूष ग्रंथि ही जिम्मेदार है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है? कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है जब हृदय की गति बढ़ जाती है? तो ये एड्रेनलिन रस, जिसको अपन बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। जब शरीर तनाव की स्थिति जैसे डर, क्रोध, अपमान, पीड़ा आदि में हो और एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण होता है, इस स्थिति में आपातकालीन परिस्थितियों में यह शरीर को सामान्य अवस्था में लाने में सहायता करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन का उत्पादन जो है किसके द्वारा होता है? तो ये उत्पादित होता है पूटिका के द्वारा। ठीक है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पूटिका के द्वारा। एस्ट्रोजन हार्मोन को स्त्रीलिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। स्त्रियों में अंडाशयों की ग्रेफियन पुटिकाओं दो विभिन्न प्रकार के स्टीरॉयड मादा हार्मोन का स्रावण करती है, जिसे क्रमशः एस्ट्रोजन कहते हैं और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। तो ये मादा में से निकलते हैं दोनों हार्मोन, ठीक है, स्रावित होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन को नारी विकास हार्मोन कहते हैं इसको, और यह यौनावस्था में यौन लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इस हार्मोन की कमी से जनन क्षमता क्षीण होने लगती है।
एस्ट्रोजन अगर कम हो जाता है तो इससे क्या होता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो लार ग्रंथि है वो नहीं है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि, ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि है। थायराइड या गल ग्रंथि का क्या कार्य है? थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या कार्य करती है? ये करती है उपापचय का नियंत्रण। तो थायराइड हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग में स्थित होती है। एच के आकार के द्विपालित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये। इसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इसका काम आधार उपापचयी दर को बढ़ाना है। इसकी कमी और अधिकता से क्रमशः हाइपोथायराइड हो जाता है। अगर कमी हो जाती है थायरॉक्सिन हार्मोन की और अधिकता हो जाती है तो हाइपर थायराइड रोग हो जाता है। ध्यान रखिए। थायरॉक्सिन T4 और ट्राई आयोडोथायरोनिन T3, इसके अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। ठीक है, T3 और T4 इसके अलावा क्या स्रावित करती है? तो ये कैल्सिटोनिन भी स्रावित करती है। ठीक है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड आउटू जिसको बोलते हैं। थायराइड शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह गर्दन में एच आकार बनाते हुए उपस्थित होती है। स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बड़ी होती है ये थायराइड। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो ये है अग्नाशय। ध्यान रखिए, मिश्रित ग्रंथि यानी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है ये। उदर गुहा में आमाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है। मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 15 से लेकर 20 लाख अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। ठीक है, अग्नाशय में देखो 15 से 20 लाख अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है जो विशिष्ट हार्मोन स्रावित करती है। अल्फा सेल ग्लूकेगोन स्रावित करती है, बीटा सेल इंसुलिन स्रावित करती है, डेल्टा सेल करती है सोमेटोस्टेनिन। ठीक है, एफएफ या पीपी सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का स्रावण करती है। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो अग्नाशय के अंदर उत्पादित होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन होता है अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। बेटिंग बॉयस्ट ने इनकी खोज की थी 1921 के अंदर। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से हो जाता है मधुमेह। निम्न में से कौन सा हार्मोन एक प्रकार के मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है? तो इंसुलिन जब अपर्याप्त मात्रा में बनेगा तो ग्लूकोज से ग्लूकागोन नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अग्नाशय किसे स्रावित करता है? तो अग्नाशय स्रावित करता है इंसुलिन को। मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो अग्नाशय के अंदर होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो बीटा कोशिकाएं करती है लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु होती है? तो जस्ता पाया जाता है इंसुलिन के अंदर। ध्यान रखिए, जस्ता होता है। सुमेलित करना है लैंगरहैंस द्वीप, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो लैंगरहैंस के द्वीपिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है, थायराइड एपिनेफ्रिन और एड्रिनल ग्रंथि कैल्सिट्रॉल। तो लैंगरहैंस द्वीप से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का होता है, थायराइड ग्रंथि से कैल्सिट्रॉन का होता है और एड्रिनल ग्रंथि से एपिनेफ्रिन का स्रावण होता है। यदि लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा डायबिटीज मलिटस रोग। वृद्धि हार्मोन का स्रावण किससे होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। वृद्धि हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं
सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, इसका स्रावण होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों की एक नियंत्रक ग्रंथि होती है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? तो यकृत है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखिए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या जिगर या लीवर है। यकृत का प्रमुख कार्य है पित्त का श्रावण करना, ठीक है, अमीनो अम्लों का डीएमिनेशन करना, यूरिया का संश्लेषण करना, उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार करना, विषैले पदार्थों से विपहरण इत्यादि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो ये होती है मस्तिष्क के अंदर। तो पिनियल ग्रंथि होती है माइंड के अंदर। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये याद रख लीजिए। यकृत प्रोटीन के उपापचयन में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यकृत। गुर्दे, यकृत या लीवर क्या है? उत्सर्जी अंग है। निम्न में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन का हिस्सा कौन सा नहीं है इसमें से? तो बोमन कैप्सूल नहीं है, बाकी के सारे हैं न्यूरॉन के हिस्से। सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन। नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से पर कप के आकार का एक थैला होता है जिसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमन्स कैप्सूल के निचले हिस्से पर नली के आकार की छोटी नली होती है और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? नेफ्रॉन को बनाते हैं। तो बोमन्स कैप्सूल जो है इसका हिस्सा नहीं होता। मानव शरीर का ताप स्थायी थर्मोस्टेट कहाँ पर स्थित होता है? ठीक है, थर्मोस्टेट ताप स्थायी ये स्थित होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। तो हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करना। यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन का भी नियंत्रण करता है। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? तो निःसृत अंडों की संख्या होती है 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो स्त्री का मासिक चक्र होता है 28 दिन का और अंडाशय के क्रम से बारी बारी से एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है स्त्री के, जो अंडवाहिनी में पहुंचकर 15वें दिन से लेकर 19वें दिन तक रहता है। यदि इसी अंतराल में स्त्री संभोग करती है तो अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में पहुंच जाता है। लेकिन यदि स्त्री इस अंतराल में संभोग नहीं करती है तो वह अगले मासिक धर्म में बाहर निकल जाता है। तो एक अंडाणु रहता है, ध्यान रखिए। घेंघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा रोग। तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है जिसके कारण गर्दन फूल जाती है। और आयोडीन की पूर्ति के लिए आयोडीन युक्त नमक, मछली और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होती है, ठीक है। तो आयोडीन की कमी किससे दूर होगी? नमक खाने से। आयोडीन युक्त नमक, मछली और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब जो है इसके नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है अधिवृक्क में एड्रिनल ग्रंथि रक्तदाब के नियंत्रण करती है। तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? लडो या उडो हार्मोन कहा जाता है। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है कार्टेक्स और एक होता है मेडुला। कौन सी ग्रंथि की बात हो रही है? अधिवृक्क ग्रंथि रक्तदाब के नियंत्रण में सहायक होती है, का नियंत्रण करती है। कोर्टेक्स से स्रावित हार्मोन है ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स और मिनरेलोकार्टिक्वाइड्स। और तीसरा है गोनेकोकार्डिक्वाइड्स। मेडुला से स्रावित हार्मोन है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन जो है रक्तदाब का नियंत्रण करते हैं। तो कहाँ से निकलते हैं ये हार्मोन? एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन जो है ये क्या करते हैं? ये रक्तदाब का नियंत्रण करते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो माइंड, मस्तिष्क के अंदर रहती है। पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग की अधरभित्ति या हाइपोथैलेमस के छोटे से शंक्वाकार और खोखले पदार्थ इन्फंडिबुलम से कपाल की स्फिनोइड अस्थि के हाइपोफाइसियल गर्त में सुरक्षित लटकी गोल सी और भूरी लाल सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि के रूप में है ये फेमस। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मनुष्य की सभी उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण के कारण अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र का पेसमेकर किसको कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है ये कौन सी ग्रंथियां होती है? तो नलिका रहित ग्रंथियां होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। किस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है?
तो पैराथार्मोन हार्मोन है, इसकी कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन कौन सा है? तो ये है टेस्टोस्टेरोन। थैंक यू फ्रेंड्स।